Hello everyone, I am Neha from Career Edge Patiala. Today I am going to present in front of you English practice paper 1. So let us begin with the very first question. The first question is you have to give the correct meaning of the given word. ठीक है, तो फर्स्ट वर्ड है आउटस्टैंडिंगली बैड. आउटस्टैंडिंगली बैड का मतलब क्या होता है? देखो, आउटस्टैंडिंगली बैड का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका करेक्ट आंसर दे पाएंगे. इसका मतलब होता है बहुत बुरा. बहुत बुरा. देखो, जब हम ऑप्शंस में गो थ्रू करते हैं तो हमें सबसे पहले बहुत बुरा के रिलेटेड वर्ड तो वर्स्ट ही दिखता है, क्योंकि हमने बचपन से क्या पढ़ा है? बचपन से हमने पढ़ा है कि बैड वर्ज फर्स्ट. ठीक है, सबसे बुरा होता है वर्स्ट. बट हम यहाँ पे बहुत बुरे की बात कर रहे हैं. वर्स्ट तो सबसे बुरा हो गया ना, तो दिस करेक्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, अगली. अगली का मतलब होता है करूब. करूब भी इसके साथ मैच नहीं करता, तो ये भी इनकरेक्ट. तो नेक्स्ट ऑप्शन पे जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी, रफ. रफ का मतलब होता है या तो खुरदरा होता है. देखो, रफ भी दो सेंस में यूज करते हैं, या तो खुरदरा या तो हम यूज करते हैं जैसे कि रूड, कोई पर्सन रफ हो, असभ्य हो. ठीक है, ये भी उस सेंस में नहीं जाता, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एग्रीजियस. आउटस्टैंडिंगली बैड जो शॉकिंग दिखे वो होता है एग्रीजियस. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइंस ऑफ हेरिडिटी. देखो, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हेरिडिटी क्या होता है. हम साइंस भी पढ़ते हैं कि हमारे पेरेंट्स के जीन्स हम में आ गए, उनकी क्वालिटीज जीन्स के थ्रू हम में आती है. तो ये जो स्टडी है हेरिडिटी की होती है, इसको जीन से याद रखना है, दैट इज जेनेटिक्स. नेक्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, हेरेटिक्स. हेरेटिक्स कोई एक्चुअल में स्टडी नहीं है, ये हम उसके लिए यूज करते हैं जो धर्म विरोधी हो, मिसबिलीवर हो. मिसबिलीवर हो, जो धर्म को नहीं मानता हो. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है यूजेनिक्स. यूजेनिक्स वो स्टडी होती है बच्चों जब ह्यूमन की क्वालिटीज, रेशियल क्वालिटीज इम्प्रूव करनी हो. जैसे कि हम जेनेटिक प्रिंसिपल्स लगा के किसी को काला करना हो, किसी को गोरा, मतलब उनकी हेरिडिटी जो हम बोलते हैं जेनेटिक प्रिंसिपल्स लगा के उनको इम्प्रूव करना हो. तो ये ऑप्शन तो इसका नहीं है. एर्गोनॉमिक्स क्या है? एर्गोनॉमिक्स होती है बेटा स्टडी ऑफ पीपल इन देयर वर्किंग एनवायरनमेंट, कैसे वो काम कर रहे हैं. ठीक है, कि उनकी हेल्थ को कोई रिस्क तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है, इसलिए ये स्टडी की जाती है एर्गोनॉमिक्स. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोशली ऑकवर्ड. ऑकवर्ड, पहले तो ऑकवर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए. ऑकवर्ड का मतलब होता है अजीब. ठीक है, जो सामाजिक तौर पे अजीब दिखे. ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन डिस्कस करते हैं, गॉडी. गॉडी का मतलब तो बच्चा होता है फ्लैशी, जो बहुत ज्यादा ओवर किसी ने कुछ किया हो. तो ओवर और अजीब हम नहीं रिलेट कर सकते. ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है असोशल. असोशल मतलब जो सोशली इंटरेक्ट ना करता हो. सोशल इंटरेक्शन की तो बात ही नहीं आ रही है बच्चों इसमें. ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है गॉश. देखो, इसको करेक्टली प्रोनाउंस करना है बच्चों. इसको कई बच्चे गॉचे प्रोनाउंस करते हैं. गॉचे इज इनकरेक्ट, यू हैव टू प्रोनाउंस इट लाइक गॉश. तो इसका करेक्ट ऑप्शन गॉश ही है. सोशली ऑकवर्ड वो होता है जो सामाजिक तौर पे अजीब दिखे, अनसोफिस्टिकेटेड बोल सकते हैं हम इसको. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज ग्लम. ग्लम का मतलब क्या होता है? ग्लम होता है उदास. ठीक है, सैड. तो ग्लम से रिलेटेड एक और वर्ड आता है, दैट इज ग्लूमी. उसको भी उदास ही बोलते हैं. मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्रोइंग ओल्ड. ग्रोइंग ओल्ड का मतलब क्या होता है? जो बूढ़ा हो रहा हो. तो हम ऑप्शन नंबर 4 से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, एज्ड. एज्ड का मतलब होता है जो बूढ़ा हो. ठीक है, तो यहाँ पे बूढ़ा हो रहा हो की बात हो रही है, बूढ़ा हो नहीं. एज्ड पर्सन तो वृद्ध, बूढ़ा हो चुका है. ठीक है, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट ऑप्शन, एल्डर मैन. एल्डर मैन तो बच्चा बिल्कुल ही डिफरेंट है. एल्डर मैन होता है इंग्लिश काउंटी का मेंबर होता है, जिसका मेयर से नेक्स्ट स्टेटस होता है. तो ये तो हो ही नहीं सकता. एल्डरली, देखो हम क्या सुनते हैं, हमारा एल्डर ब्रदर है, बड़ा भाई है, तो ये बड़ा बड़ा पहले ही हो चुका है, तो ये भी नहीं रिलेट कर सकते. तो ग्रोइंग ओल्ड सिर्फ रिलेट होता है सीनेसेंट से. सीनेसेंट का मतलब जो बड़ा हो रहा हो या बूढ़ा हो रहा हो. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉलेज
ऑफ अकरेंस बिफोर हैंड। पहले तो आपको बिफोर हैंड का मीनिंग पता होना चाहिए। बिफोर हैंड का मतलब होता है कि हमें कोई चीज़ पहले से ही पता हो, एडवांस में। ठीक है, तो हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। सुपर नेचुरलिज्म, सुपर नेचुरलिज्म होता है अलौकिक, अलौकिक शक्तियाँ जैसे बोलते हैं, उसमें हमें पहले से तो कुछ नहीं पता होता, ठीक है ना। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म होता है किसी स्पिरिट्स के साथ कम्युनिकेशन करना, इंटरेक्ट करना, उसमें से भी हमें पहले से कुछ नहीं पता हो सकता, तो ये दोनों ऑप्शन तो हम डिस्कार्ड ही कर देते हैं, ठीक है। तो मिरेकल, मिरेकल होता है चमत्कार। चमत्कार क्या होता है? चमत्कार जो एकदम से हो जाए, उसमें भी तो पहले से हमें कुछ नहीं पता होता ना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है प्रेजेंस, जो हमें पहले से ही पता हो, ठीक है। मूव ऑन टू आर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हमने ईडियम्स का करेक्ट मीनिंग देना है। ईडियम्स आपने बच्चों पढ़ा ही होगा, मुहावरे, ठीक है। तो टू टेक समवन टू टास्क, टेक, देखो टेक का ऑपोजिट क्या होता है? गिव। तो ऑपोजिट वाला तो मीनिंग हो ही नहीं सकता ना। टेक होता है लेना, गिव होता है देना, तो ये वाला तो पहले ही डिस्कार्ड कर दो, ठीक है। तो प्रेज, किसी की तारीफ करना भी नहीं होता, किसी की मदद करना भी नहीं होता। इसका करेक्ट मीनिंग होगा टू रिप्रूव समवन। रिप्रूव होता है निंदा करना या किसी को क्रिटिसाइज करना, किसी की इंसल्ट करना, उसको बोलते हैं टू टेक समवन टू टास्क। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू हैव अ बोन टू पिक विद समवन। देखो बोन वर्ड से आपके माइंड में आ जाना चाहिए ये कुछ नेगेटिविटी है, क्योंकि हम बोलते नहीं कबाब में हड्डी, हड्डी बोलते हैं ना, तो हड्डी मतलब बीच में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, तो इसका पॉजिटिव वाला तो हो ही नहीं सकता ना। जैसे लास्ट ऑप्शन से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। टू फेस चैलेंजेस, फेस चैलेंजेस टुगेदर, ठीक है। तो इकट्ठे तो हम कोई काम कर ही नहीं सकते, तो वर्क टुगेदर, वर्क भी नहीं इकट्ठे कर सकते। टू हैव कॉज ऑफ क्वारल विद समवन, देखो ये करेक्ट होगा कि झगड़े का कारण बनना। बोन टू पिक विद समवन मतलब किसी के झगड़े का कारण बनना, तो ये वाला ऑप्शन सही होगा। शेयर भी नहीं कर सकते, तो ये भी इनकरेक्ट होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू बी अ डेड लेटर। देखो डेड वर्ड क्या है? डेड का मतलब होता है खत्म कर देना, ठीक है। तो ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। टू बिकम डिसफंक्शनल, देखो डिसफंक्शनल का मतलब ही होता है कि खत्म हो जाना, बट इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल डेड हो जाना, ये दोबारा से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। टू नेक्स्ट है टू हैव सम पावर, ठीक है। डेड हो गया, डेड हो गया तो पावर तो होने की बात ही नहीं हो सकती ना, टू रिमेन इन पावर भी नहीं हो सकता। डेड हो गया तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? टू बी नो लॉन्गर इन फोर्स। This is correct option. So move on to our next question. Next question is from preposition. Preposition is very important topic if you want to study, ठीक है। तो ये बहुत ही vast topic है। This topic you can cover up with practice in practice only, ठीक है। अभी आपको 9th क्वेश्चन जो मैं रीड करने जा रही हूँ, इससे पता लग जाएगा कि you need practice for prepositions, ठीक है। क्वेश्चन है शी इज एप्रीहेंसिव ऑफ योर मोटिव्स। एप्रीहेंसिव मतलब पता होना, पहले से ही पता होना, ठीक है। शी इज एप्रीहेंसिव डैश योर मोटिव्स। देखो ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। अपॉन योर मोटिव्स, अपॉन तो हम यूज ही नहीं कर सकते ना, अपॉन तो हम किसी चीज के साथ यूज करते हैं जो मोशन में आ रही हो, ठीक है, ऊपर आ रही हो मोशन में। इनटू हम यूज करते हैं जो मोशन से अंदर जा रही हो, तो ये दोनों ऑप्शंस तो पहले ही डिस्कार्ड कर दो। अब उसके बाद शी इज एप्रीहेंसिव ऑफ योर मोटिव्स, विद योर मोटिव्स, इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी। तो देखो करेक्ट ऑप्शन विद नहीं है, करेक्ट ऑप्शन है ऑफ। करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्यों है? देखो ये हमारी कुछ होती हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशंस, कुछ होती हैं हमारी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ये वर्ड है अप्रीहेंसिव, अप्रीहेंसिव के साथ ऑफ ही लगेगा, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम एक और करते हैं फिक्स्ड प्रेपोजिशन, जैसे एग्री, अग्री विद समवन, नेक्स्ट है अग्री टू
समथिंग। ठीक है, ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। अब देखो अग्री के साथ विद लगा है, अग्री के साथ टू लगा है। विद वहां लगता है जो किसी इंसान के साथ, समवन के साथ। ठीक है, तो टू कहाँ लगता है, किसी चीज के साथ, समथिंग। ये भी फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं, ये आपको याद रखनी है। ठीक है, अब आप कहोगे जी फिक्स्ड प्रेपोजिशन हमें कैसे पता लगेगा। देखो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस बहुत सारी होती हैं। जैसे जैसे आप प्रेपोजिशंस की प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके माइंड में आती जाएंगी कि ये हमने पढ़ा था, दैट इज फिक्स्ड प्रेपोजिशन। एप्रीहेंसिव के साथ ऑफ ही लगेगा, जैसे इनोसेंट के साथ भी ऑफ लगता है, ये भी एक फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है। ठीक है, तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। दिस पीस ऑफ ब्रेड इज इन्फेस्टेड डैश जर्म्स। इन्फेस्टेड का मतलब होता है पूरा मतलब लथपथ होना। ठीक है, जर्म्स के साथ लथपथ है। ठीक है, फॉर तो हम के लिए यूज करते हैं ना, तो फॉर तो हम यहाँ पे यूज ही नहीं कर सकते। फ्रॉम हम तब यूज करते हैं जब हमने किसी चीज की सेपरेशन करनी हो, कोई चीज किसी से सेपरेट करनी हो, या फिर कोई मूवमेंट हो रही हो। क्या हो रही हो, मूवमेंट हो रही हो। जैसे कि द फ्लाइट इज कमिंग फ्रॉम न्यूयॉर्क टू दिल्ली, तो हम फ्रॉम यूज करेंगे। तो यहाँ पे भी हम फ्रॉम यूज नहीं कर सकते। अब या तो हम यूज करेंगे विद, या तो हम यूज करेंगे बाय। देखो बाय और विद क्या है, कंफ्यूजिंग पेयर्स है। यहाँ पे तो आएगा विद, क्यों आएगा ये हम डिस्कस आगे करते हैं। मैं आपको कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशंस समझाती हूँ। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कंफ्यूजिंग पेयर्स के साथ। ठीक है, सबसे पहले है बाय और विद। फर्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर है बाय और विद। बाय हम देखो यूज करते हैं बच्चों डूअर के साथ, विद यूज करते हैं मीन्स या इक्विपमेंट के साथ। ठीक है, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे एग्जाम्पल ले लो, द स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम विद अ स्टिक। ठीक है, अब देखो स्नेक किल्ड बाय हिम, यहाँ पे हिम क्या है, डूअर। हिम क्या है, डूअर। स्टिक क्या है, इक्विपमेंट। विद यूज हुआ है हमारा स्टिक के साथ, बाय यूज हुआ है हमारा हिम के साथ। मतलब जो काम कर रहा है पर्सन उसके साथ बाय यूज करेंगे। जिस चीज के द्वारा काम हो रहा है, जिस चीज के द्वारा काम हो रहा है उसके साथ हम यूज करेंगे विद। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर पे आ जाते हैं बाय और इन। देखो बाय और इन हम तब कंपैरिजन में देखो यूज करेंगे जब यहाँ पे बाय के साथ कोई भी लिमिट्स ना हो, नो लिमिट्स। इन हम यूज करेंगे जब कोई लिमिट हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लो, ही इज सिटिंग इन अ कार। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लो, ही इज गोइंग बाय अ कार। ठीक है, अब देखो सिटिंग, बैठा है वो कार में, लिमिट लग गई ना कि कार से बाहर नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब यहाँ पे सिटिंग की बात हो रही है, कार के अंदर ही बैठा है तो हमने इन लगाया है, अंदर बैठा है इसलिए। ही इज गोइंग बाय कार मतलब वो जा रहा है, कार के द्वारा जा रहा है, तो बाय हम तब यूज करेंगे जब कोई भी लिमिट ना हो। ठीक है, जैसे अब बाय के साथ हम कैसे और कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, देखो गो, कम, अराइव,
ठीक है। उसके बाद ट्रैवल, इन सब चीज़ों के साथ हम बाय यूज़ करते हैं, मतलब यहाँ पे कोई लिमिट नहीं होती। ही इज़ गोइंग बाय कार, ही इज़ कमिंग बाय कार, ही इज़ अराइविंग बाय कार, ही इज़ ट्रेवलिंग बाय कार, ठीक है। तो ये बात अब आपकी क्लियर होगी। सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर। देखो इनको बड़े ध्यान से करना, बच्चे अपने माइंड में, मैंने एग्जाम्पल्स देख के तो इसलिए करवा रही हूँ आपके माइंड में ये चीज़ें फिक्स हो जाएं, ठीक है। इन का मतलब होता है बच्चों अंदर, कोई चीज़ पहले से ही अंदर हो, ठीक है। इनटू का मतलब होता है कोई चीज़ अंदर आ रही हो, ठीक है। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं। He is sitting in the classroom, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। He is coming into the क्लासरूम, ठीक है। अब ध्यान से देखना, सिटिंग बैठा है वो पहले से ही अंदर में, तो क्या लगा इन। कमिंग आ रहा है, मोशन में है, तो क्या लगा इनटू। अब ये कंफ्यूजिंग पेयर तो आपका क्लियर हो गया होगा। सो मूव ऑन टू नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर, ठीक है। नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर इज ऑन। ऑन होता है किसी चीज के ऊपर हो, कुछ ऊपर हो, ठीक है। जैसे द बुक इज ऑन टेबल, ऑन द टेबल, ठीक है। ऑन ऊपर पड़ी है बुक, टेबल के ऊपर, ठीक है। मतलब फिजिकल कांटेक्ट है, फिजिकल कांटेक्ट है, इसलिए हम जहाँ पे भी फिजिकल कांटेक्ट हो वहाँ पे हम ऑन यूज करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट कंफ्यूजिंग पेयर इसके साथ आता है अपॉन। अपॉन क्या होता है, अब देखो अपॉन में क्या होता है, मोशन में ऊपर कोई चीज आ रही हो। जैसे एग्जाम्पल, द कैट जंप्ड अपॉन द रैट, ठीक है। कैट ने जंप किया रैट के ऊपर, जंप्ड अपॉन, मोशन में है ना, तो अपॉन हम वहां यूज करेंगे जहां मोशन हो, ठीक है। नेक्स्ट है ओवर। ओवर का मतलब होता है ऊपर, यहां पे देखो इसके एग्जाम्पल है, द फैन इज ओवर माई बेड, ठीक है। यहाँ पे ओवर देखो ऊपर है, फैन बेड के ऊपर है, देखो यहाँ पे मोशन भी हो सकती है या पोजीशन भी हो सकती है, बट वो होनी चाहिए हायर, ठीक है। और यहाँ पे देखो फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, नो फिजिकल कांटेक्ट। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल बताऊंगी ओवर वाली ही, जिसमें फिजिकल कांटेक्ट होगा। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, पुट द ब्लैंकेट ओवर द बेबी, ठीक है। ब्लैंकेट हमें डालना है बेबी के ऊपर। अब बेबी के ऊपर ब्लैंकेट डाल दिया तो क्या होगा, वो तो फिजिकल कांटेक्ट हो गया, बट इसमें जब हम ओवर लगा रहे हैं तो इसमें केस है कि होल सरफेस जहां कवर करनी हो वहां पे भी ओवर यूज होता है, होल सरफेस कवर करने में भी ओवर यूज होता है, ठीक है। पोजीशन हायर हो तब भी ओवर यूज होता है, मोशन में भी हो बट हायर हो तब भी ओवर यूज होता है। अब ये आपको कंफ्यूजिंग पेयर्स तो क्लियर होंगे प्रेपोजिशंस के, और बहुत से ऐसे कंफ्यूजिंग पेयर्स होते हैं, ठीक है।
जिनको हम डिस्कस करेंगे फर्दर, हमारे प्रैक्टिस पेपर्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करते जाएंगे. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन 11th नंबर क्वेश्चन इज हरीज एलिजेंस डैश हिज कंट्री कैन नॉट बी क्वेश्चन. पहले तो एलिजेंस का मतलब पता होना चाहिए आपको. एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी. ठीक है, एलिजेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, मतलब उसके देश के लिए उसकी लॉयल्टी क्वेश्चन नहीं कर सकते. देखो अब 11th में अगर आप सोचो कि हरीज एलिजेंस बाय विदाउट तो हो ही नहीं सकता ना, वो मैं आपको करवा चुकी हूँ, वो तो इसका हो ही नहीं सकता. कंफ्यूजन कहाँ पे है, टू या फॉर में. अब देखो टू का यूज करते हैं, फॉर कहाँ यूज करते हैं. पहले तो देखो ये तो ना फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है. टू और फॉर वैसे भी कंफ्यूजिंग पेयर्स है, वो मैं आगे जाके आपको बताऊंगी. ठीक है, सबसे पहले तो ये आपको याद रखना है कि ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन का केस है. एलिगेंस टू हमेशा फिक्स्ड प्रेपोजिशन है, एलिगेंस के साथ टू ही लगेगा. ठीक है, तो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. कंपोज्ड. कंपोज्ड का मतलब देखो बना हुआ होता है, कंपोज्ड का मतलब होता है कुछ बना हुआ, बट यहाँ पे कंपोज्ड का मतलब डिफरेंट है. देखो हर वर्ड का मतलब डिफरेंट होता है. यहाँ पे कंपोज्ड का मतलब है शांत. ठीक है, तो हमने इसका एंटोनियम देना है, ऑपोजिट मीनिंग देना है. 12th क्वेश्चन का ऑपोजिट मीनिंग देना है. तो हम जरा पहले ऑप्शन से डिस्कस करते हैं. अनवर्दी होता है अयोग्य, शांत का अयोग्य तो हो ही नहीं सकता. योग्य, वर्दी योग्य भी नहीं हो सकता. सेंसिबल, शांत का समझदार, ऑपोजिट तो नहीं हो सकता, वो तो उसके साथ रिलेट हो सकते हैं, सिनोनियम में रिलेट कर सकते हैं. तो इसका ऑपोजिट होगा ओवररोट. ओवररोट का मतलब होता है एक्साइटमेंट. एक्साइटमेंट भी बोल सकते हैं या नर्वस एक्साइटमेंट. सो मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉम्प्लीमेंट्री. कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री मतलब किसी की तारीफ करना. ठीक है ना, बोलते हैं ना किसी ने हमें कॉम्प्लीमेंट दिया है, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सबसे पहले ऑप्शन डी से स्टार्ट करते हैं. ऑप्शन डी क्या है? अनवाइज. अनवाइज का मतलब होता है जो बेवकूफ हो, फुलिश हो. देखो फुलिश का मुझे एक और सिनोनियम याद आ रहा है. फुलिश का सिनोनियम होता है निनकम्पूप. ठीक है, ये भी आपने याद रखिए, क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है. ठीक है, तो ऑप्शन अब सी पे आ जाऊं. सी होता है डेरोगेटरी. डेरोगेटरी होता है अपमानजनक. ठीक है, तारीफ का ऑब्वियसली उल्टा क्या होगा? अपमानजनक. तो ऑप्शन ए हम डिस्कस कर लेते हैं. एनलॉगिजाइजिंग. एनलॉगिजाइजिंग मतलब इसका मतलब भी प्रशंसा करना होता है, तो ये सिनोनियम में आ सकता था पर यहाँ पे सूट नहीं करेगा. नेक्स्ट है सप्लिएंट. सप्लिएंट होता है मांगने वाला, जो किसी से हम्बली कुछ मांग रहा हो. ठीक है, तो ये नहीं हो सकता. सो मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफेंस. डिफेंस का मतलब क्या होता है बच्चों? डिफेंस का मतलब होता है रक्षा करना या बचाना अपने आप को. ठीक है, कि अगर कोई कुछ बोल रहा है या कोई अटैक कर रहा है उससे बचाना. तो इसका एंटोनियम होगा डिसरिस्पेक्ट. डिसरिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? डिसरिस्पेक्ट की हम अनादर कर रहे हैं किसी का, तो बोल के मतलब किसी की बेइज्जती कर रहे हैं, तो उसका ऑपोजिट डिफेंस ही होगा. ठीक है, यहाँ पे वैसे तो डिफेंस का ऑफेंस भी होता है, डिफेंस का ऑफेंस भी होता है, बट यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट होगा. ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन होता है किसी को पहचानना, ये भी नहीं हो सकता. सिमिलैरिटी सेम होता है. फैमिलियरिटी किसी का परिचय करना, ये भी नहीं हो सकता. सो मूव ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन इज ऑफ प्रेपोजिशन. डू नॉट एस्क्राइब दिस डैश टू मी. एस्क्राइब का मतलब पहले बताना चाहिए एक्सप्लेन करना. जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, दैट इज एस्क्राइब. ठीक है, यहाँ पे देखो एस्क्राइब दिस डैश टू मी. फ्रॉम तो हो ही नहीं सकता ना, मुझे मतलब बताना है, नहीं बताना. ठीक है, तो फ्रॉम नहीं यूज कर सकते, बाय नहीं यूज कर सकते. अब यहाँ पे कंफ्यूजिंग पेयर है फॉर या टू. देखो फॉर और टू के बारे में आज हम डिस्कस कर लेते हैं. ये भी कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ प्रेपोजिशन है. फॉर हम तब यूज करते हैं, ठीक है, जब हमने किसी को बेनिफिट देना हो.
जब किसी को क्या देना हो, बेनिफिट देना हो। टू हम तब यूज करते हैं जब हमारे पर्सनल थॉट्स हो। क्या हो? पर्सनल थॉट्स हो। तो यहाँ पे डू नॉट एक्सक्राइब दिस एरर टू, मतलब मुझे ये एरर गलती एक्सप्लेन मत करो, ये मेरा पर्सनल थॉट है। तो यहाँ पे क्या आएगा? टू। अब फॉर हम कहाँ यूज करते हैं? ठीक है, फॉर हम यूज करते हैं जैसे प्लीज डू दिस फॉर मी, हम करते हैं ना, रिक्वेस्ट करते हैं। तो बेनिफिट जब हमने लेना होता है तो हम फॉर लगाते हैं। ठीक है, अगर हम हमारे पर्सनल थॉट्स हैं तो हम टू यूज करेंगे। और देखो फॉर हम और कहाँ कहाँ लगाते हैं? फॉर एक हम डेस्टिनेशन के लिए भी लगाते हैं, जैसे कि फॉर मुंबई, वी आर लिविंग फॉर दिल्ली। ठीक है, ऐसे। या फॉर हम और किसके लगाते हैं? कोई पर्टिकुलर टाइम के लिए, जैसे फॉर 3 days, फॉर 2 hours, इन सब के लिए भी हम फॉर यूज करते हैं। सो 15 questions are discussed. Thank you so much.